हाय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले लेक्चर में हमने जाना कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या है इन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या इन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम कौन से दो कैरेक्टर्स हमने या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स हमने पहले जानना है उनके बारे में, तब हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी चीज को कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेवलेंस है, इनका नंबर बहुत ज्यादा है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हमने जाना। क्योंकि ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ अब तक देयर आर मोर देन 1.8 मिलियन नोन डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, तो बहुत ज्यादा नंबर है। दैट इज व्हाई बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट वाज देयर। तो उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, इसी लेक्चर को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कोई एक सिंगल कैरेक्टर की वजह के बिना पे हम किसी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी इन ए सबस्टेंस और इन ए थिंग दैट इट इज ग्रोइंग, यानी आपने किसी एक चीज में ग्रोथ एक फीचर देखा, इस सिंगल फीचर को देख के आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कि भाई आप लिविंग हो। क्योंकि जो लिविंग नॉन लिविंग जो कुछ चीजें होती है उनके अंदर भी ग्रोथ होता है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, सम रॉक्स, उनका बाहर से उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है, ऑल्दो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ग्रोथ व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बट एक सिंगल कैरेक्टर की बिना पे आप लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू सी द मल्टीपल कैरेक्टर्स, the varied number of the characters, then you can declare a substance or a thing to be a living organism. तो ये जो सारे living organisms है, इनके पास कुछ characters होते हैं। कुछ characters इनके पास होते हैं specific, जैसे speech in human beings, it is a specific character। जैसे prevalence of venom in some serpents, it is a specific character। या उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आप किसी एंजियोस्पर्म में या किसी जिम्नोस्पर्म या किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज में देखते हो। ये तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ। लेकिन दूसरी तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरलाइज्ड और जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हम डिक्लेयर करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। उनमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स हैं, और उनमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लास्ट टाइम में जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रादर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लिया, उसमें हमने देखा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी, और वो सारी की सारी जो एनर्जी की सिंथेसिस होती थी वो उसके बेसिक यूनिट में होती थी। तो ये जानना जरूरी है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सेल का होना बहुत ही मैंडेटरी होता है फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव, because cell is a basic and fundamental unit of life as well as living organisms। देखो, जो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सेल का होना एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, तब ही इसके लिए पॉसिबल है कि ये डिफरेंट लाइफ कैरेक्टर्स परफॉर्म कर सकता है ये स्पेसिफिक चीज। तो सेल का होना जरूरी होता है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके हम देखते हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंगल सेलड भी हैं या मल्टी सेल्यूलर भी है। मल्टी सेल्यूलर, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल और इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, बट presence of cell is mandatory। why? because cell is the basic unit of life। अगर आपके पास एक ही सेल क्यों ना है, वही सेल सारी की सारी जो फंक्शंस होती है, जैसे हमने लोकोमोशन देखा, जैसे हमने मेटाबॉलिज्म देखा, हमने कोई भी कैरेक्टर देखा, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे एक सेल के जरिए से परफॉर्म हो जाते हैं। तो सेल का होना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पे जो कुछ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर जैसे वायरसेस होते हैं, वायराइड्स होते हैं, तो उनके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर उनको लाइफ में आना है तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने आप को एक सेल के अंदर धकेल दे, वहां पे वो अपनी जो लाइफ प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब तक वो सेल में नहीं है, वी हैव टू कंसीडर देम एज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बना। याद रखना, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर व्हाट? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। यहाँ पे छोटा सा टेबल एक मैंने बनाया है, इस साइड में लिविंग है, इस साइड में नॉन लिविंग है। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू हाउ यू कैन डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, तो पहले आपने जो देखा लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का होना बड़ा जरूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। तो इसके हिसाब से जो लिविंग है, इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा है, किसी एक कैरेक्टर को देख के हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। तो दूसरे कैरेक्टर पे आ जाते हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है विच इज कंसिडर्ड टू बी द हॉलमार्क
कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फिर से मैं जाता हूं एक सेल पे। एज वी नो दैट सेल इज द बेसिक व्हाट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सेल है इसके अंदर आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स है। मैंने कल कहा on an average there are more than 5000 chemicals present within the cytoplasm of the cell, and they are being aligned or arranged in such a way so that they are performing different these chemical reactions। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होती होंगी एक सेल के अंदर, तो आप कहोगे सर प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस होती है विद इन द सेल, अगर मैं उनको सम कर लूंगा, द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी बनेगी उनको मैं कलेक्टिवली कहता हूं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखो, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5000 बायोकेमिकल्स विद इन द सेल, और वो सारे बायोकेमिकल्स सेल के अंदर प्रोसेस में लग जाते हैं, रिएक्शंस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट, कितनी रिएक्शंस करेंगे? प्लेंटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस इन द सेल। और उन सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, व्हाट इज दैट? मेटाबॉलिज्म। आने वाले जो हमारे लिए लेक्चर्स रहेंगे उनमें मेटाबॉलिज्म को हम उनका डिटेल्ड अकाउंट लेंगे मेटाबॉलिज्म का, जिसमें हम जानेंगे इसकी जो कुछ अदर डेफिनेशंस है, जैसे मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी बिटवीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। वो डिफिनेशन कैसे होल्ड गुड करती है विद दिस डिफिनेशन, वो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि मेटाबॉलिज्म इज ए हॉलमार्क कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which is nothing but sum total of all biochemical reactions। अब यहाँ पे दो तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरह की होती है। एक से छोटी सब्सटेंसेस, छोटे मॉलिक्यूल्स आए, वो कंबाइन हुए आपस में एक दूसरे के साथ, उन्होंने एक बड़ी सब्सटेंस, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला, ये छोटे दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया ग्लूकोज, ठीक है, C6H12 एंड O6। या किसी जगह ऐसा भी हो सकता है C6H12 और O6, it will get degenerated into CO2 plus H2O plus there will be liberation of energy, जैसा हमने कल देखा। तो यहाँ पे एक तरह की जो रिएक्शंस है वो इस तरह की हो सकती है, और दूसरी तरह की जो रिएक्शंस है वो इस तरह की हो सकती है। सो सम रिएक्शंस विल बी फॉर्मेटिव। जितनी भी रिएक्शंस हैं अगर हम उनको देखेंगे तो कुछ उनमें से फॉर्मेटिव होंगी और कुछ रिएक्शन डिफॉर्मेटिव होंगी। सम विल बी फॉर्मेटिव एंड सम विल बी डिफॉर्मेटिव। सी, जितनी भी रिएक्शंस फॉर्मेटिव होंगी, यानी जहां छोटी छोटी चीजें आपस में मिलेंगी और वो किस बड़ी चीज को, बड़े मॉलिक्यूल को वजूद में लाएंगे, तो उन फॉर्मेटिव रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। और जो डिफॉर्मेटिव रिएक्शंस हैं सारी की सारी, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। अब देखो, हम दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं दैट मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो ये तो दूसरी डेफिनेशन हो गई। और एक डेफिनेशन जो मैंने कही थी, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। वो कैसे पॉसिबल है, मैं एक ही रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। से दिस वाज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट वाज प्रेजेंट विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिग्रेड हुआ, यहाँ से CO2 बना। CO2 आपको जरूरत ही नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूजुअली इसकी जरूरत नहीं होती है, स्पेशली व्हेन दैट इज एन एनिमल। और प्लस वाटर अगर एक्सेस बनता है तो ये भी फिर ज्यादा जरूरत नहीं होता है, इसको भी बाहर निकालना होता है। तो ये मैटर है, ये मैटर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बना, ठीक है, रिएक्शन के होने से। तो ये मैटर ये किसको देगा? ये एनवायरनमेंट को देगा। और जो एनवायरनमेंट है वो इसको रिटर्न में क्या दे सकता है? वो इसको एनर्जी भी दे सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एटसेट्रा। तो ये जो एक्सचेंज होता है मैटर एंड एनर्जी का बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, ये एक्सचेंज असल में क्या है? ये है ना एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये तीसरी डेफिनेशन होगी। पहली सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, दूसरी सम ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, और तीसरी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा एनर्जी नहीं बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हाउ इज इट विल बी पॉसिबल फॉर ए सेल और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इट्स रेस्पेक्टिव फंक्शंस। जिन फंक्शंस को देख के आपने कहा था कोई चीज जिंदा है, ठीक है, कोई चीज लिविंग है, तो मेटाबॉलिज्म का होना बड़ा जरूरी होता है। दैट इज व्हाई दिस इज द हॉलमार्क कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। What is consciousness? Consciousness is actually the ability of the living organisms to respond against the environmental stimuli।
देखो यहां मैं दो चीजों को लूंगा, एक से दिस इज थिंग ए एंड दिस इज थिंग बी, ठीक है। मैंने दोनों चीजों पे एनवायरमेंटल कोई जो है स्टिमुलस वो अप्लाई किया, यहां से फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस आया और यहां से भी स्टिमुलस आया। जब ये स्टिमुलस एनवायरमेंट से आया तो बी ने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया, इसकी रेस्पॉन्स जो थी इन रिटेलिएशन टू दिस स्टिमुलस कुछ नहीं था, जीरो था। लेकिन जब ए को ये स्टिमुलाई मिला, ये स्टिमुलस मिला, ए ने रेस्पॉन्ड किया, इसने इसको रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, थ्रू डिफरेंट थिंग्स इसने रेस्पॉन्ड किया। तो जिस चीज ने रेस्पॉन्ड किया एनवायरमेंट के स्टिमुलस को, ठीक है, वही लिविंग कहलाएगा। और ये एबिलिटी, जिस एबिलिटी के बदौलत किसी सिस्टम ने, किसी लिविंग क्रिएचर ने एक एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को रिएक्ट किया, इस एबिलिटी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू respond against an environmental stimulus, ठीक है। ये वाला जो फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, ये एक यूनिक फीचर कहलाता है। इट इज ए यूनिक फीचर, क्योंकि जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है फ्रॉम विदिन टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलस गिवन टू देम फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। इसलिए ये कॉन्शियसनेस का होना एक इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यहाँ पे एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दैट इज ह्यूमंस। बेटे जो ह्यूमंस होते हैं इनमें कॉन्शियसनेस कुछ ज्यादा ही है, इनमें इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस है कि ये अपने बारे में भी नॉलेज रखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये ह्यूमंस में एक एडिशनल फीचर होता है। तो बाकी जो सारी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। अब देखो, अगर आप किसी प्लांट की मिसाल लोगे, ठीक है, और उस प्लांट के अंदर आप विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक लाइट जो होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती है, तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट वो करता है। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज कॉन्शियसनेस और इट इज एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड दिस लाइट और एनवायरमेंटल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसी तरह कोई छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया अगेंस्ट पीएच हम देखते हैं, या अगेंस्ट ए फूड आइटम हम देखते हैं, ये पॉजिटिव टैक्सीज मूवमेंट दिखाता है या कहीं पे नेगेटिव मूवमेंट दिखाती है। इनका ये मूवमेंट दिखाने का जो एबिलिटी होती है, वही एबिलिटी क्या है, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ से हमें पता चला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कॉन्शियसनेस एज ए यूनिक फीचर माना जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे हम देखेंगे, हमने देखा था कि जो इस साइड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस साइड में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहला कैरेक्टर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग, दैट वाज एब्सेंट इन द नॉन लिविंग दीस सब्सटेंसेस। अब दूसरा कैरेक्टर फिर हमने देखा था मेटाबॉलिज्म। तो हमने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो तो एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर है दैट विल प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में ये कैरेक्टर नहीं है। और तीसरा कैरेक्टर जो हमने जाना दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज ओनली प्रेजेंट इन व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में मौजूद नहीं होता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए हमने समझना है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो बेसिक यूनिट है, जो हमने पहले ही देखा, बेसिक यूनिट है सेल। इस सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन। और जब सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है तो नई और ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। नई सेल्स के बनने से या ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स के बनने से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन बॉडी मास। आप देखो ये जो एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है, कौन सी एबिलिटी, इंक्रीज इन बॉडी मास विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं देयर बॉडी मास गेट्स इंक्रीज्ड एज एन आउटकम ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेल मल्टीप्लिकेशन या इंक्रीज इन बॉडी मास है, ये क्या है, यही है ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ, ठीक है। अब जो ग्रोथ होता है ये लिमिटेड भी हो सकता है, ये हमें यहां पे जानना है, और ये अनलिमिटेड भी हो सकता है। ग्रोथ कैन बी लिमिटेड और इट कैन बी अनलिमिटेड। Limited growth is being actually exhibited by animals, although there are some exceptions like crocodiles, etc. are there which continuously grow,
ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती है, लेकिन ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर सेल्स, आपकी एज जब 17-18 के आसपास तक पहुंच जाएगी, जितनी हाइट आपने अचीव की है तो वही हाइट फिर आगे जाके भी रहेगी, तो एक लिमिट तक आपकी हाइट रहेगी। तो एनिमल्स में यूजुअली हम जो ग्रोथ होती है वो हम इस तरह कुछ डिफाइन करते हैं, एक सेलुलर नंबर जो इंक्रीज होता है, बट प्रोवाइडेड कंडीशन इज दैट जो उनकी जो लेंथ होती है, द इंक्रीज इन द बॉडी मास, द इंक्रीज इन द बॉडी साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। अगर ये वाली डिफिनेशन हम देखेंगे ऑन ह्यूमन बींग्स, तो हमारी जो ग्रोथ है विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, हम एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप होती है, ठीक है। तो हम एग्जिबिट करते हैं लिमिटेड ग्रोथ बिकॉज वी आर एनिमल्स। लेकिन अगर हम प्लांट्स की मिसाल लेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, उनके अंदर आप ग्रोथ क्या है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स और इंक्रीज द बॉडी मास। ये आप उनके लाइफ स्पैन के अंदर किसी भी स्टेज में देखोगे कि उनके अंदर जो है वो ग्रोथ उस वक्त भी होती है। तो इस तरह जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में खाली ग्रोथ होता है तो ग्रोथ की बुनियाद पे क्या हम उसको डिक्लेयर कर लेंगे कि आप लिविंग हो? जरूरी नहीं है। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सम क्रिस्टल्स और सम अदर थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, सम रॉक्स जिनमें बाहर से उनका बॉडी मास जो है वो उनके अंदर जमा हो जाता है और उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है, यानी उनके अंदर ग्रोथ होती है। तो जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है, लेकिन वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी एग्जिबिट कर सकते हैं दिस फीचर ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो फीचर है जो जिसकी बदौलत वो अपनी जैसी नई कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है री, दूसरा है प्रोडक्शन, ठीक है। यह दो चीजें हैं। री यहाँ पे जो है, री का मतलब है अगेन, ठीक है। री रेफर्स टू अगेन, प्रोडक्शन रेफर्स टू सिंथेसिस, यानी रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो कैरेक्टर है विद विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर न्यू इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके बदौलत वो अपना जो उनका टाइप है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। वो खुद को डेथ से नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उनका जो टाइप है, उनकी जो स्पीशीज है, वो उस स्पीशीज को जिंदा रख सकते हैं। जैसे वी आर होमो सेपाइनस, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं वो भी होमो सेपाइनस थे, उनके पेरेंट्स होमो सेपाइनस, उनके पेरेंट्स होमो सेपाइनस, यानी ये जो काइंड है, ये जो टाइप है, ये जो स्पीशीज है, ये जिंदा रहे with the help of exhibition of this very character of our parental ancestors. What is this? This is reproduction. इसको याद रखना है। अब क्या रिप्रोडक्शन को देख के हम एक चीज को लिविंग डिक्लेयर कर सकते हैं, या क्या हम इसको एक हॉलमार्क कैरेक्टर बता सकते हैं? नहीं, बिकॉज वी नो इन ह्यूमन्स देयर आर सम इनफर्टाइल पीपल, ठीक है, एंड देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूल, देयर इज अनदर एग्जांपल आगे हम जानेंगे इन हनी बीज, दैट इज वर्कर्स। इन हनी बी वर्कर्स में एबिलिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन की, म्यूल्स में एबिलिटी नहीं होती है, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स में एबिलिटी नहीं होती है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? नो, वो भी लिविंग है। लेकिन यहां से हमें पता चलता है कि जो रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है वो एक डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो प्रेजेंस के हवाले से अगर हम देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट, नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। आगे जो हम लेक्चर देंगे उनमें हम रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टर है इसका डिटेल्ड अकाउंट पढ़ेंगे। इसकी टाइपिफिकेशन में हम देखेंगे what are its types, what is sexual reproduction, what is asexual reproduction, and what are the different types of sexual reproduction, then different types of asexual reproduction, what is the role of the gametes in sexual reproduction, what is the role of the different regions of the or different body structures in asexual reproduction, what is the role of blastocysts in asexual reproduction, वो हम आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें उसका डिटेल्ड अकाउंट हम जानेंगे। यहाँ हमने देखना है रिप्रोडक्शन एज ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ये एक अहम कैरेक्टर है अडेप्टेशन, ये क्या है?
ये अगेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और एक एबिलिटी होती है। इस एबिलिटी की बदौलत वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं, तब्दीलियां लाते हैं। इस तरह तब्दीलियां लाते हैं ताकि उनकी बॉडी फिट रहे इन द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जिस एनवायरमेंट में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू चेंज देमसेल्व्स, or changes within living organisms against prevailing environmental conditions। ठीक है, जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म को फ्लाई करना है, उसने अपने आप को अडॉप्ट करना है, ऐसी चेंज लानी है, फिदर्स डेवलप करने हैं, हॉलो बोन्स डेवलप करने हैं, ठीक है, विंग्स डेवलप करने हैं, ताकि वो इजीली अपने आप को एरियल कंडीशंस में अडॉप्ट करे। अगर एक ऑर्गेनिज्म को वाटर में रहना है, उसकी बॉडी यूजुअली स्ट्रीमलाइन होती है, बोट शेप्ड होती है, ठीक है, उसके अंदर फिन्स होते हैं, ताकि जिन स्ट्रक्चर्स का वो इस्तेमाल करके अपने आप को अच्छी तरह अडॉप्ट कर ले, अपने आप को एडजस्ट कर ले इन एक्वेटिक कंडीशंस। तो यहां से पता चला एडेप्टेशंस आर एक्चुअली द changes which living organisms are making within their bodies so that they are making themselves to remain fit in the prevailing environmental conditions। तो ये adaptation है। ठीक है, अब इस adaptation की वजह से जो living organism एक particular time पे होता है, ठीक है, say this is living organism A and it was present at time t1। देखो, कोई ऑर्गेनिज्म ए था, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट था, इसने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप में अडेप्टेशंस लाई, तो ये ऐसे ऐसे बना विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जब टाइम t1 से t2 तक पहुंचा, जो एनवायरनमेंट से e1 था, ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं रहा, ये एनवायरनमेंट चेंज हुआ। लॉ ऑफ नेचर है, एनवायरनमेंट विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज होता है, तो ये फ्रॉम e1 टू e2 में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो ऑर्गेनिज्म ए है, अगर इसको जिंदा रहना है, फिट रहना है E2 एनवायरमेंटल कंडीशन में, इसको क्या करना है? इसको अपने आप में तब्दीलियां लानी है, वो सारी तब्दीलियां जो इसके लिए फेवरेबल रहेंगी इन E2 टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो थोड़ी बहुत चेंज इसने ऐसे लाई, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा हुआ। सिमिलरली फिर और टाइम गुजरने के बाद ये फिर से अडेप्टेशन अपने आप में लाएगा, फिर से एनवायरमेंट चेंज होगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगी। ये कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चलेगी, इस प्रोसेस से एनवायरमेंट सेम नहीं रहेगा, एनवायरमेंट विल चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंडीशन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन। जब एनवायरमेंट चेंज होगा, अगर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, उसको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। जब वो एडेप्टेशन के जरिए से अपने आप को चेंज करेगा, तभी वो अपने आप को एडजस्ट करवा सकता है इन द न्यू प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो एक टाइम आएगा जो ये ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी इस टाइप ए के जैसा नहीं होगा। से एक टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म पी बना, अगर पी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, इंडिविजुअल्स है, स्पीशीज के अंदर, ये वाली स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स इस ए स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी ये पी जो है ये नेक्स्ट न्यू स्पीशीज है। तो ये प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से ये स्पीशीज ए, टाइप ए ऑर्गेनिज्म जो था, वो टाइप पी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ विद द पैसेज ऑफ द टाइम ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। इस प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। और ये एवोल्यूशन की जो एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही होती है। फिर से इस कैरेक्टर को हम थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इन द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने आप में तब्दीलियां लाते हैं। ये तब्दीलियां फिजियोलॉजिकल होती है, मॉर्फोलॉजिकल होती है, एनाटॉमिकल होती है, एवं जेनेटिकल होती है, तभी जाके ये कैरेक्टर्स डिसेंड होते हैं टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इस एबिलिटी को एडेप्टेशन कहते हैं। और ये जो एडेप्टेशन होती है, एडेप्टेशन के बदौलत ही एक ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को एक प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में अच्छी तरह अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो एडेप्टेशन की बदौलत ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। क्यों चेंज करता रहता है? ताकि ये नए आने वाली एनवायरमेंटल चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। नतीजतन तौर पर ये स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये किसी दूसरी स्पीशीज में स्लोली एंड स्टेडीली कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन ऑफ दिस, although slowly and steadily, conversion of this species from one type to another type with the passage of time due to changing environmental conditions leading to formation of the new species is nothing but evolution। तो इस evolution की और adaptation की जो ability होती है, ये as a character perform करते हैं कौन? living organisms। बाकी चीजों में ये ability नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे adaptation and evolution present in what? It is present in living organisms, but it is not present in non-living components। इसके बाद जो next एंड लास्ट फीचर है, जनरल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है लाइफ स्पैन एंड डेथ। देखो,
लाइफ स्पैन उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म बनने के बाद गुजारता है आफ्टर इट्स डेथ। यहाँ पे दो चीजें हमें डिफाइन करनी है, एक डेथ और इसका बनना, यानी कि टोटल जो टाइम पीरियड इसने कंज्यूम किया यहाँ से यहाँ तक। तो जब जो ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को हमने डिक्लेयर किया था लिविंग ये सारे कैरेक्टर्स देख के। जब ये ऑर्गेनिज्म अपने ये सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करना छोड़ देता है तो उस टाइम में हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म हैज अंडरवेंट डेथ। और इस डेथ से पहले पहले जो टाइम पीरियड आया, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, इस टाइम पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये लाइफ स्पैन का होना एक जनरल फीचर बनता है, क्योंकि जो डिफरेंट स्पीशीज होती है, हमने ऑलरेडी कहा कि देयर आर मोर देन 1.8 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। ठीक है, हर एक स्पीशीज में ऑन एन एवरेज अपना एक रेस्पेक्टिव एंड स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। लेकिन यहाँ पे हम इनके सुपरलेटिव्स को देख के हम देखेंगे सबसे छोटा जो लाइफ स्पैन का रिकॉर्ड है वो है एग्जिबिटेड बाय मे फ्लाई। जो मे फ्लाई है उसका टोटल लाइफ स्पैन होता है ए सिंगल डे, एक डे में अपना लाइफ स्पैन ये पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, और एनिमल्स में सबसे जो बड़ा लाइफ स्पैन अब तक देखा गया है दैट इज ग्रीनलैंड शार्क। दैट इज ग्रीनलैंड शार्क अप टू 500 इयर्स। इसका लाइफ स्पैन जो है वो साइंटिफिकली अब तक देखा गया है। तो एनिमल्स में सबसे छोटा जो लाइफ स्पैन है वो मेफ्लाई एग्जिबिट करता है और सबसे जो बड़ा लाइफ स्पैन है वो ग्रीनलैंड शार्क जो है वो एग्जिबिट करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो एक यूएसए के माउंटेन्स में एक पाइनस स्पीशीज है, एक पाइनस स्पीशीज है जिसको हम कहते हैं पाइनस, उसका नाम है पाइनस लॉन्गेवा। पाइनस लॉन्गेवा, पाइनस लॉन्गेवा वो स्पीशीज है पाइनस की जिसका रिकॉर्ड है इट हैज लिव्ड a life of up to 5,000 years, up to 5,000 years। तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अराउंड 1.8 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, उनमें जो ये वाली स्पीशीज है पाइनस लॉन्गेवा या ब्रिसलिकोन पाइनस भी इसे कहते हैं, ब्रिसलिकोन पाइनस कॉमन नेम है इसका, ब्रिसलिकोन पाइनस, इसका साइंटिफिक नेम है पाइनस लॉन्गेवा। तो सबसे जो बड़ा रिकॉर्ड है वो अब तक का इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है दैट इट हैज लिव्ड a lifespan of around 5,000 years, not a joke. So with this we have concluded these basic and general characters of the living organisms. अब हम किसी चीज को उसकी सिर्फ ग्रोथ देखकर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इफ एनीबॉडी विल आस्क नाउ दैट हाउ वी विल डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, तो हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे इंटरमीडिएट सिस्टम्स है कि जिनमें एबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन विद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन के तहत के अंदर अपने ये सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। या इनको डिफाइन करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेल्फ रेगुलेटरी इवॉल्विंग दीज इंटरएक्टिव सिस्टम्स, है ना, एग्जिबिटिंग द एबिलिटी to respond against a respective environmental stimulus. So with this we have concluded the first line of the syllabus, in which we came to know about the life, living organisms, a bit about the biodiversity and characteristic features of living organisms. Yes, जो living organisms है उनके अंदर हमने ये भी देखा कि उनके अंदर एबिलिटी होती है एडाप्टेशन एंड एवोल्यूशन की, जब ये एबिलिटी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो मैं चाहूंगा आप मुझे रेगुलरली कंटिन्यूअसली गाइड करते रहो, वॉच करते रहो, ताकि आपका जो ये सिलेबस है ये टाइम पे कंप्लीट हो, अच्छी तरह कंप्लीट हो, फिंगर टिप्स पे आपको ये सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। थैंक यू। और सो टाइम टू कंक्लूड दिस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।